Hello students, welcome to Learn Easy classes. I hope all of you are fit and fine. I'm also fine. Learn Easy classes में मैं आपको साइंस के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान व इंटरेस्टिंग वे में बताऊंगी. So let's start. Today we will discuss the fundamental unit of life. In previous classes all of you have already studied about the cell. तो सबसे पहले अब मैं डिस्कस करूंगी आपसे कि क्या-क्या टॉपिक्स हैं जो कि हमें अब इस लेसन के अंदर पढ़ने हैं. इन सभी टॉपिक्स को मैंने सीक्वेंस वे में अरेंज किया हुआ है क्योंकि सारे टॉपिक्स एक दूसरे से कोरिलेट हैं और अगर एक भी टॉपिक आपका मिस हो गया तो आगे के टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आएंगे. सेल एक बहुत इजी चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आगे के चैप्टर भी आपके इस क्लासेस के आगे के चैप्टर भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कि सेल पर ही बेस्ड हैं. तो अगर ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आया तो आपको आगे टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये सारे चैप्टर्स भी कभी समझ में नहीं आएंगे. तो हम स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले में हम देखते हैं कि हम कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इस लेसन में. तो सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन व्हाट इज सेल. सेल के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगी आपको. देन फिर हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, differences between unicellular and multicellular organism, then similarities among different types of cell, different types की जो सेल है उनमें क्या similarities होती हैं हम इसके बारे में जानेंगे. then differences between prokaryotic and eukaryotic cell, prokaryotic और eukaryotic के बीच में क्या क्या differences हैं वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगी. cell shape and size, structure of cell, and last one is the difference between plant cell and animal cell. तो हम अब हम वन बाय वन एक एक टॉपिक कवर करेंगे, एक एक टॉपिक में आपसे डिस्कस करूंगी. तो हम आगे बढ़ते हैं. सो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी व्हाट इज सेल. अभी तक आपने पढ़ा होगा कि सेल क्या है. सभी बच्चे जानते भी होंगे कि सेल इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ आवर लाइफ. हमारी लाइफ की जो सबसे स्मॉलर यूनिट है उसे हम कहते हैं कि वो सेल है. Cell is the basic, fundamental and structural unit of living organism. It is the smallest unit of life. कोई भी living organism without cell के survive नहीं कर सकता, या कह सकते हो कि अगर उसमें cell नहीं होगी तो वो living organism ही नहीं होगा. चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो और अगर हम नॉन लिविंग की कैटेगरी में देखेंगे तब भी उसमें कोई ना कोई स्मॉलेस्ट यूनिट होती है. जैसा कि हमने फिजिक्स में पढ़ा था, हमने मैटर पढ़ा था, मैटर में हमने पढ़ा था सब्सटेंसेस, सब्सटेंस में हमने पढ़ा था कि सब्सटेंस कैसे कैसे बनते हैं. तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो निकल कर आई थी वो थी एटम. तो एटम किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है. इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारा घर, हमारे घर में सबसे छोटी यूनिट क्या है. हाँ, कुछ सोच पाए? मैं बताती हूँ. सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे घर में है ब्रिक. बहुत सारी ब्रिक्स से मिलकर हमारी एक वॉल बनती है और वॉल्स को कंबाइन करते हैं तो हमारा एक रूम बनता है और बहुत सारे रूम, डिफरेंट टाइप्स के रूम्स जो होते हैं उनको हम कंबाइन करते हैं तो हमारा पूरा घर बनता है. तो एक सेल हमारी बॉडी की किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है. और जब हम एक जैसे सेल को कंबाइन करते हैं, क्लस्टर ऑफ द सेल, तो वो टिश्यू बनाता है. और जब बहुत सारे टिश्यू कंबाइंड होते हैं तो वो ऑर्गन बनाता है. और डिफरेंट ऑर्गन्स जब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं तो वो हमारा पूरा बॉडी सिस्टम बन जाता है. तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिस तरीके से ब्रिक हमारे घर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है या एटम किसी भी सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसी तरीके से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है आपकी सेल. तो यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि सेल इज द बेसिक, ये तो आपको समझ आया, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल कोई भी फंक्शनल सेल स्पेशलाइज्ड होती है किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने में. जितनी भी हमारी लाइफ की एक्टिविटीज होती है, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो भी हमारी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, उन सभी प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स की जो सेल होती है वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड होती हैं. तो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप की सेल भी होती है. तो इसीलिए हम कहते हैं कि द सेल इज द बेसिक, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म.
All living organisms are made up of microscopic unit called the cell. Cell is a microscopic unit. Microscopic unit means cell cannot be seen without help of microscope, or you can say the cell cannot be seen with the naked eyes. हम खुली आंखों से सेल को नहीं देख सकते क्योंकि सेल इतनी छोटी होती है कि सेल को हम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। सेल को हम केवल माइक्रोस्कोप के जरिए ही देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप क्या होता है? हाईली रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट। हाईलो रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट होता है कि वो छोटी सी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। सो दैट्स व्हाई हम सेल को माइक्रोस्कोपिक यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि सेल कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आईज। The cell has same central position in biology as an atom in the physical science। मैंने आपको जैसे कि बताया कि जैसे फिजिकल साइंस में एटम की कंडीशन होती है, कोई भी मैटर जिसका स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है वो आपका एटम होता है, तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में जो सेल होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि सेल किस तरीके से हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। सो दैट्स व्हाई सेल इज द बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट एंड सेल कैन नॉट बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या? हाईली रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट जो कि चीजों को इनलार्ज करके दिखाता है। सो ओके स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट व्हाट इज सेल। सो विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल को डिस्कवर किसने किया? इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सेल के डिफरेंट ऑर्गन्स को किसने, ऑर्गेनल्स हैं, सेल के बारे में किसने डिस्कवरी की, सेल के बारे में हमें पता कैसे चला। ऐसा तो नहीं है कि अचानक से हमने सोचा कि हाँ सेल है, तो ऐसे नहीं। सेल के बारे में कभी ना कभी किसी ने सोचा होगा कि हमारी बॉडी कैसे बनी है, या एटम या सब्सटेंसेस हैं जो डिफरेंट टाइप से, वो कैसे बने हुए हैं, क्या इनकी स्मॉलर यूनिट है कोई। तो इन सब के बारे में जानने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिफरेंट अलग अलग ईयर में अलग अलग टाइम पर कुछ स्टडीज की, और उन स्टडीज के बाद हमें पता चला कि सेल को कैसे डिस्कवर किया, वो कैसी दिखती है, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। सेल के बारे में जो हमें बताया था वो सबसे पहले साइंटिस्ट थे हमारे रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में सेल के बारे में डिस्कवरी की थी। 1665 यहाँ पर मैंने मेंशन इसलिए किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है यहाँ पर टाइम, क्योंकि ये बहुत पहले का अर्लीस्ट टाइम है। इस समय पर हाईली रिजोल्यूशन जो माइक्रोस्कोप थे, जो बहुत ही एडवांस माइक्रोस्कोप थे, वो उस समय डेवलप नहीं हुए थे। तो इसीलिए ये आपका ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट हुक ने क्या क्या चीजें डिस्कवर की, क्या क्या उन्होंने स्टडी की थी और किस पर स्टडी की थी, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। He studied a thin slice of cork under self-made microscope। self-made microscope बनाया था उन्होंने, और उन्होंने किसकी स्टडी की थी? कॉर्क सेल। एक थिन स्लाइस ली थी कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क प्लांट, कोई भी प्लांट होता है, उसका जो कैम्बियम होता है, प्लांट का जो स्टेम होता है, काफी लार्ज जो स्टेम होता है, बड़ा स्टेम होता है, उसका जो कैम्बियम या आप कह सकते हो बार्क होती है, उसे हम कॉर्क कहते हैं। कॉर्क सेल्स क्या होती हैं? डेड सेल्स होती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो अपने स्टडी की थी अबाउट द सेल के बारे में, वो उन्होंने डेड सेल पर की थी, क्योंकि कॉर्क पर स्टडी की थी और कॉर्क ऑलरेडी डेड सेल होती हैं। तो उन्होंने क्या देखा उस स्टडी में? He saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments which he named cell। उन्होंने क्या देखा कॉर्क में? ये आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, ये डायग्राम आप देख सकते हो, जस्ट लाइक ए हनीकॉम्ब। जैसे कि आप हनीकॉम्ब का, मधुमक्खी का छत्ता सबने देखा होगा, उस तरीके का कुछ दिख रहा है, और इसमें बहुत छोटे आपको कंपार्टमेंट दिख रहे हैं। तो जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल्स को थिन स्लाइस ली थी कॉर्क की, और उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देखा, खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था, तो उन्हें बहुत छोटे से इस तरीके के कंपार्टमेंट दिखाई दिए, और उन कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या कहा? सेल। The compartment, little compartment which he named the cell. He published his work in the book named Micrographia the year 1665। तो जो भी उन्होंने डिस्कवरी की सेल के बारे में, उसे उन्होंने अपनी एक बुक में पब्लिश किया
माइक्रोग्राफिया में। तो हमें पता चल गया कि अब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल के बारे में जो कॉन्सेप्ट था वो हमें बताया, और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल पर अपनी स्टडी की थी। कॉर्क जो कि प्लांट, जैसे ये आप देख रहे हो ये प्लांट, इसका जो ये कैम्बियम होता है, स्टेम होता है, इसके ऊपर छाल होती है, इसको मैं समझा दूं आपको। बार्क सेल जो होते हैं वो डेड सेल्स हो जाते हैं। तो डेड सेल जो बार्क सेल जो होते हैं उन्हें हम कॉर्क कहते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा जाए कि रॉबर्ट हुक ने जो स्टडी की थी क्या वो लिविंग सेल्स पर की थी? नो, रॉबर्ट हुक की स्टडी डेड सेल पर थी, कॉर्क सेल पर उन्होंने स्टडी की थी, और सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था। तो उन्होंने केवल यही बता पाए कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी जो उन्होंने स्लाइस ली थी, तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स तो उन्होंने डिस्कस करे, लेकिन अब इन कंपार्टमेंट्स के अंदर क्या होता है ये चीजें फिर आगे साइंटिस्ट ने, जो उन्होंने एडवांस माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी की, तो फिर ये बातें उन्होंने आगे बताई। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं अब। ओके, अब नेक्स्ट साइंटिस्ट एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek की स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने जो स्टडी की थी वो लिविंग सेल पर की थी। सबसे पहले उन्होंने लिविंग सेल पर के बारे में बताया था। In 1674, Antony von Leeuwenhoek first time discovered the free living cells in pond water by self-made improved microscope। यहाँ पर ये टर्म बहुत ध्यान से देखिएगा, improved microscope। जबकि जो रॉबर्ट हुक ने अभी स्टडी की थी वो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप तो था, बट वो इतना इम्प्रूव नहीं था। और उन्होंने रॉबर्ट हुक ने डेड सेल पर अपनी स्टडी की थी, कॉर्क सेल पर, जबकि एंटोनी वॉन लीeuwenhoek की जो स्टडी थी वो फ्री लिविंग सेल्स पर थी। लिविंग सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिविंग सेल पर उन्होंने अपनी स्टडी की थी, वाइल जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने अपनी जो स्टडी की थी वो डेड सेल पर की थी। आगे further in 1678 he identified the sperm cell of human, dogs, rabbit, fish, frog and insects। आगे उन्होंने अपनी स्टडी में ये आइडेंटिफाई किया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल के बारे में बताया। ह्यूमन में जो स्पर्म सेल्स होते हैं, डॉग्स, रैबिट, फिश, फ्रॉग और इंसेक्ट्स के स्पर्म सेल के बारे में, इनकी सेल्स के बारे में स्टडी किया आगे उन्होंने। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डिस्कवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन की स्टडी इतनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? यस, न्यूक्लियस। He discovered the nucleus in plant cell। कौन से प्लांट पर इन्होंने अपनी स्टडी की थी? ऑर्किड रूट। ऑर्किड प्लांट्स होता है उसकी रूट्स पर इन्होंने अपनी स्टडी की थी, और इन्होंने अपनी स्टडी में बताया कि जो भी सेल्स होते हैं, सेल में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बारे में मैं आपको अभी आगे डिटेल में बताऊंगी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने हमें सेल के न्यूक्लियस के बारे में बताया। सो इनके स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ब्राउन आप पिक्चर देख सकते हैं, और यहाँ पर आप एंटोनी वॉन लीeuwenhoek की भी पिक्चर देख सकते हैं। सो अब हम आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे कि उन्होंने और क्या क्या स्टडी की थी। तो आगे हम देखते हैं जेई पुरकिंजे। जेई पुरकिंजे, इन्होंने क्या बताया था? जेई पुरकिंजे 1839 में he gave the term protoplasm। इन्होंने टर्म प्रोटोप्लाज्म दिया था। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग सेमी फ्लूइड इनसाइड द सेल। किसी भी सेल के अंदर जो सेमी फ्लूइड भरा होता है दैट इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में सबसे पहले हमें बताया था जेई पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हो आप। सेमी फ्लूइड होता है जिसमें कि आपका न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों इंक्लूड होते हैं, और बोथ आर द कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म, द सेमी फ्लूइड फिल्ड इनसाइड द सेल। आगे प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम और डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट हैकल। हैकल ने क्या बताया था? इनकी डिस्कवरी क्यों इंपॉर्टेंट थी? In 1866, Haeckel established that the nucleus was responsible for storing and transmitting hereditary character। हैकल ने बताया कि न्यूक्लियस तो ऑलरेडी डिस्कवर किया जा चुका था, और जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। तो आगे हैकल ने बताया कि न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस क्या थी, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या था सेल में। हैकल ने बताया
कि न्यूक्लियस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर। हेरिडिटरी कैरेक्टर क्या होता है? द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि पेरेंट्स से उनके बच्चों में आते हैं। द कैरेक्टर्स विच ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो कैरेक्टर्स होते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर। तो वो कैरेक्टर जो होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के थ्रू ही वो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज डिस्कवरी इज आल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है। मेन फंक्शन न्यूक्लियस का होता है ट्रांसमिटिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर। कि जैसे आपके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आपकी आईज हैं ब्राउन है, तो वो आपके पेरेंट्स से मिलती है। आपके पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर होते होंगे जो उनके पेरेंट्स के साथ मिलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं और पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से मिलते हैं। तो इस तरीके के जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। तो इसके बारे में जो हमें बताया था वो हैकल ने बताया कि न्यूक्लियस होता है जो कि हेरिडिटरी कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने का काम करता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का जो काम होता है वो किसका होता है? न्यूक्लियस का। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर कहाँ होती है? न्यूक्लियस में। और ये भी हमें किसने बताया था? हैकल ने। तो आई होप अब आपको ये समझ आया होगा कि सेल से रिलेटेड कितनी डिस्कवरीज हुई और किसने किसने हमें क्या क्या बताया। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करती हूँ। सबसे पहले हमें बताया था रॉबर्ट हुक ने, जिन्होंने कि डेड सेल पर अपनी स्टडी की थी। उसके बाद एंटोनी वॉन लीवनहॉक, जिन्होंने कि फ्री लिविंग सेल पर स्टडी की थी और इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप में स्टडी की थी। तो उन्होंने उसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल से हमें बताया, ह्यूमन स्पर्म सेल, डॉग के बारे में, सेल के बारे में, और रैबिट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद जेई पुरकिंजे आए। जेई पुरकिंजे ने हमें प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया। हैकल, जिन्होंने कि हमें न्यूक्लियस के बारे में ये बताया कि हेरिडिटरी कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं और न्यूक्लियस में स्टोर होते हैं और न्यूक्लियस के थ्रू ही ट्रांसफर होते हैं। और न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया हमें? रॉबर्ट ब्राउन ने। सो अब हम आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है और सेल थ्योरी किसने दी थी? इन 1838 शील्डन, एक जर्मन बॉटनिस्ट, फर्स्ट प्रपोज द आइडिया दैट ऑल प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेल। शील्डन, या पिक्चर में देख सकते हो शील्डन को, जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था, सबसे पहले ये आइडिया दिया था कि जितने भी प्लांट सेल होती हैं, वो प्लांट्स होते हैं, वो सेल से मिलकर बने होते हैं। उनमें जो स्मॉलर यूनिट होती है वो सेल होती है। दैट ऑल प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेल, सारे प्लांट्स होते हैं वो जो सेल से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहले ये आइडिया दिया था जैकब शील्डन ने। उसके बाद 1839 में श्वान, जर्मन जूलॉजिस्ट थे श्वान, आप यहाँ पिक्चर देख सकते हो, श्वान जर्मन जूलॉजिस्ट, independently asserted that all animals and plants are made up of cell। इन्होंने ये बताया कि plants and animal both, दोनों प्लांट्स भी और एनिमल भी दोनों सेल से ही बने होते हैं। दोनों में सबसे जो स्मॉलर यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है, वो सेल होती है। शील्डन ने जबकि बताया था केवल प्लांट के बारे में, और आगे श्वान ने दोनों को इंक्लूड किया कि एनिमल और प्लांट दोनों में जो होता है, दोनों की बॉडी होती है वो सेल से बनी होती है, बहुत सारी सेल्स से। दिस जॉइंट फाइंडिंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सेल थ्योरी। तो दोनों की जो जॉइंट फाइंडिंग थी, दोनों ने जो भी डिस्कस किया, जो भी डिस्कवरी की, उसके बाद जो जॉइंट फाइंडिंग थी वो आपकी सेल थ्योरी का बेस बना कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी किससे बनी होती है? सेल से। In 1855, Rudolf Virchow first explained that the cell divided and new cells are formed. Pre-existing cell, he gave the cell theory a final shape. 1855 में रडोल्फ वर्चो, इनकी थ्योरी भी काफी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड होती है और नए सेल बनाती है, और प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से सेल थी उनसे ही डिवीजन होकर नई सेल बनती है। तो इनकी थ्योरी इसीलिए इंपॉर्टेंट थी, और फाइनली इन्होंने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया। He gave the cell theory a final shape. रडोल्फ वर्चो, आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हो आप इनकी पिक्चर, रडोल्फ वर्चो। तो सेल थ्योरी
सबसे पहले प्रपोज की थी, जो आइडिया दिया था, प्रपोज किया था कि प्लांट्स है वो सेल से बने होते हैं, शील्डन ने प्रपोज किया। उसके बाद श्वान ने बताया कि प्लांट्स और एनिमल दोनों सेल से बने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रोडोल्फ वर्च्यो आए और उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जितनी भी सेल्स होती है वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिवाइड होती है और नई सेल का फॉर्मेशन होता है। और फाइनली इन्होंने सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया। So I hope all of you understand very well about the cell theory कि सेल थ्योरी किसने दी और किस बारे में थी सेल थ्योरी। तो अब हम आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा कि सेल थ्योरी किसने दी थी, कौन कौन से साइंटिस्ट थे उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। किसने दी थी? शीडेन एंड स्वान ने, और फाइनली उसको रोडोल्फ वर्च्यो ने फाइनल शेप दिया था सेल थ्योरी को। तो सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या क्या थी ये सेल थ्योरी बेसिकली, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सभी किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। ओके, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन सेल, जितनी भी आपकी लाइफ को चलाने के लिए जो भी एसेंशियल एक्टिविटीज होती हैं उन्हें हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, वो सारी आपकी किसके अंदर परफॉर्म होती है, कहां पर होती है? कंप्लीट विद इन अ सेल। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन अ सेल। ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ओनली, सेल बनती कैसे हैं? जो पहले से एग्जिस्टिंग सेल है उनसे ही न्यू सेल का डिवीजन होता है, नई सेल का फॉर्मेशन होता है, नई सेल बनती जाती है, सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन के बारे में। तो ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ओनली। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ जो स्टार्ट करता है वो सबसे पहले एक सिंगल सेल होती है। सिंगल सेल के बाद से उसके आगे के कंपोज होते हैं, टिश्यू बनते हैं, फिर ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम, इस तरीके से आगे की प्रोसेस होती है। बट लाइफ जो स्टार्टिंग की सबसे पहले जो बेसिक स्टार्टिंग होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसकी जो स्टार्टिंग होती है लाइफ एज ए सिंगल सेल से वो लाइफ उसकी स्टार्ट होती है। सिंगल सेल से फिर न्यू सेल्स बन जाती है एक सेल से, क्योंकि जैसे आपने प्रीवियस में यहाँ पे पढ़ा कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो एक सिंगल सेल थी, फिर इससे और नई सेल बनी, फिर और नई सेल बनी, इस तरीके से आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है और ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट स्टार्ट होता रहता है। Viruses are an exception to cell theory. Yes, that's is very important कि वायरस जो है वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे सेल से बने होते हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो सेल के अंदर होती हैं, जितनी भी सेल होती है वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। Every organism start its life as a single cell, but virus के केस में ऐसा नहीं होता है। So that's why virus are an exception of cell theory. वायरस एक्चुअली क्या है कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की कड़ी है, दोनों के बीच का इंटरलिंक्ड है। वायरस को हम, कुछ कैटेगरीज वायरस की होती हैं वो नॉन लिविंग की तरह से होती है, और कुछ वायरस के कैरेक्टर्स होते हैं वो लिविंग की तरह से होते हैं। वायरस कब सरवाइव कर पाता है? जब वो किसी लिविंग होस्ट के अंदर एंटर कर जाता है, अदरवाइज जब तक कि उसको लिविंग होस्ट नहीं मिलता तब तक वायरस इनएक्टिव स्टेट में रहता है, और आप कह सकते हो कि वायरस आपका नॉन लिविंग की तरीके से एक्ट करता है। और जैसे ही उसे कोई लिविंग होस्ट मिलता है, कोई लिविंग होस्ट मिल जाता है, एंटर करता है, तो वायरस वहां पर सरवाइव कर जाता है और वायरस वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के तरीके से एक्ट करने लगता है। तो ये सेल थ्योरी जो वायरस पर अप्लाई नहीं होती, सो वायरस आर एन एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। सो सेल थ्योरी किसने दी थी? शीडेन एंड स्वान ने। और फाइनल शेप किसने दिया था सेल थ्योरी को? वर्च्योव। ओके, किसने दिया था? याद आया कुछ? ओके, मैं रिमाइंड करा देती हूँ आपको, रोडोल्फ वर्च्यो ने। याद आ गया? ओके, सो पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी क्लियर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, डिफरेंसेस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर मैं आपसे पहले डिस्कस करना चाहूंगी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है,
क्योंकि डिफरेंसेस तो हमें तभी समझ आएंगे जब हमें ये पता चलेगा कि यूनिसेलुलर क्या है और मल्टीसेलुलर क्या है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें केवल एक सिंगल सेल होती है, अमीबा, पैरामीशियम, बहुत सारे बैक्टीरिया। तो यूनिसेलुलर में केवल एक सिंगल सेल होती है, पूरा ऑर्गेनिज्म ही एक सिंगल सेल होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि मोर देन 2 सेल और बहुत सारी सेल और क्लस्टर ऑफ सेल, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से होता है। तो मैं इनके डिफरेंसेस के बारे में आपको बताऊंगी डिटेल से, तो आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है वन, सेलुलर का मतलब सेल, यानी कि यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल, मल्टी मतलब बहुत सारी, और सेलुलर मीन सेल। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुत सारी सेल, जैसे ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कि बहुत सारे सेल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए हमारे, और जिसमें केवल एक सिंगल सेल होती है वो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। तो हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या कैरेक्टर्स होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या कैरेक्टर्स होते हैं। The body of the organism is composed of single cell. Yes, it's a very important कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो एक सिंगल सेल से बनी होती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस सेल, बहुत सारी सेल्स होती है। सेल का एक क्लस्टर भी हो सकता है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम पूरा एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। तो लेकिन इसमें जो सेल होंगी वो बहुत सारी सेल होंगी, एक सिंगल सेल नहीं होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक इन नेचर। प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब होता है? प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत प्रिमिटिव, बहुत ही सिंपल प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, वो प्रोकैरियोटिक इन नेचर में होती है। जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगी उनकी जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में मैं आपको आगे सेक्शन में बहुत और डिटेल में बताऊंगी। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो सेल्स होती हैं वो यूकैरियोटिक इन नेचर। यू मीन्स एडवांस, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, उनका न्यूक्लियस जो होता है वो काफी एडवांस होता है। तो क्या डिफरेंसेस, सेकंड डिफरेंसेस क्या हमने पढ़ा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक इन नेचर होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होती है क्या प्रोकैरियोटिक इन नेचर होता है? सेल, जो भी सेल होती है, क्योंकि एक ही सिंगल सेल होती है यूनिसेलुलर में, तो वो सेल का नेचर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। और मल्टीसेलुलर में सेल का नेचर क्या होता है? यूकैरियोटिक, यानी कि जो सेल में न्यूक्लियस होता है वो एडवांस टाइप का होता है और इनमें जो सेल में न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है। थर्ड वन, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मीन्स कि केवल एक ही पेरेंट से, एक सिंगल पेरेंट से किसी नए इंडिविजुअल का रिप्रोडक्शन, किसी न्यू ऑफस्प्रिंग का रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। जबकि सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एक न्यू इंडिविजुअल के रिप्रोडक्शन के लिए। लास्ट सेकंड, फोर्थ, ए सिंगल सेल कैरीज आउट ऑल लाइफ प्रोसेसेस। जितनी भी लाइफ की प्रोसेसेस होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो केवल एक सिंगल सेल के अंदर ही होती है। जो भी लाइफ की प्रोसेसेस होती है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, आपका एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, जो भी ऑल लाइफ एक्टिविटीज, ऑल लाइफ प्रोसेसेस कैरीड आउट विद इन अ सिंगल सेल, सब कुछ एक सिंगल सेल में ही होता है। और मल्टी सेलर में क्या होता है कि जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती है उनके लिए अलग अलग डिफरेंट सेल्स स्पेशलाइज्ड होती हैं, अलग अलग ऑर्गन्स में वो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। रेस्पिरेशन के लिए अलग ऑर्गन्स होंगे, उनकी सेल अलग तरीके से स्पेशलाइज्ड होगी, एक्सक्रीशन के लिए अलग ऑर्गन्स होंगे, यानी कि जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं वो अलग अलग ऑर्गन्स में परफॉर्म होती है, उनकी जो सेल्स होती हैं वो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड होती हैं, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली बोथ। इंजरी ऑफ सेल कैन कॉज डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब चूंकि यूनिसेलुलर में हमने क्या पढ़ा था कि केवल एक ही सिंगल सेल है, तो अगर सिंगल सेल की इंजरी हो गई तो पूरा ऑर्गेनिज्म भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे अमीबा, अमीबा क्या होता है? एक सिंगल सेल होती है, उसकी पूरी बॉडी ही एक सिंगल सेल ही है, तो अगर उसकी वो सेल डैमेज हो जाएगी तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म भी डैमेज हो जाएगा, कैन कॉज डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म।
जबकि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता। Injury or death of some cells does not affect the organism as the same can be replaced by new one. इसको हम अपने ह्यूमन बीइंग से समझ सकते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, हम भी बहुत सारी सेल से मिलकर ही बने, तो अगर हमें कहीं चोट लग जाती है या हाथ में कहीं भी कुछ भी, तो हमारी कुछ सेल डैमेज होती है, ना कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाता है। पूरा ऑर्गेनिज्म खत्म नहीं होता, हमारी कुछ सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर वो धीरे धीरे नई सेल रिप्लेस हो जाती है और नई सेल हमारी बन जाती है। हमें चोट लगती है, कोई इंजरी होती है, कुछ दिनों के बाद वो वापस नई सेल बन जाती है और वो इंजरी हमारी ठीक हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जैसे सिंगल सेल में था कि अगर सेल हमारी डैमेज हो गई तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही गया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में जो पर्टिकुलर सेल्स डैमेज होती है वो सेल कुछ दिनों के बाद वापस रिप्लेस हो जाती है न्यू वन के थ्रू, क्योंकि सेल्स में क्या होता है, सेल्स में भी डिवीजन होता है। सेल में एक सेल से दो सेल, दो से चार, इस तरीके से सेल डिवीजन की प्रोसेस चलती रहती है। तो जो नई सेल बन जाती है वो पुरानी डैमेज सेल को रिप्लेस कर देती है। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स हम बता सकते हैं। एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलर एनिमल इज अमीबा। अमीबा, बहुत सारे जो प्रोटोजोअन्स हो गए, बहुत जो भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे माइक्रोस्कोपिक मोस्टली जो होते हैं, मोस्टली मैं ये नहीं कहती हूँ क्योंकि बहुत सारे जो होते हैं वो आप देख भी सकते हो, बट मोस्टली जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत स्मॉलर होते हैं। और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म का बोल सकते हो एग्जांपल, हम अपने आप को कैसे भूल सकते हैं, ह्यूमंस आर मल्टी सेलर। हम अपनी बॉडी से समझ सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमारे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सेल है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल परफॉर्म करती हैं। तो हम अपने आप को, खुद को, ह्यूमन बीइंग, हम अपने आप को मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखते हैं। तो हमारे अंदर जो भी हमारे सेल्स के अंदर कैरेक्टर दिखते हैं वो सारे हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में कह सकते हैं होते होंगे। जितने भी कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, जितने भी कॉम्प्लेक्स टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन सब में मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होता है, क्योंकि बहुत सारी सेल्स होती है। और जो यूनिसेलर होते हैं बहुत ही सिंपलर होते हैं, स्मॉलर होते हैं और केवल एक सेल के बने होते हैं। सारी एक्टिविटीज बॉडी की वो सिंगल सेल में होती है, जो भी रिप्रोडक्शन होता है वो सिंगल सेल में होता है। जबकि मल्टी सेलर में उनमें सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, दोनों तरीके के पेरेंट्स की जरूरत होती है, मेल और फीमेल की। यहाँ पर सारी लाइफ की प्रोसेसेस एक ही सेल में हो रही थी, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स की जरूरत होती है, आपको स्पेशलाइज्ड सेल चाहिए होते हैं। यहाँ पर एक सेल डैमेज हो गई तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही गया, जबकि यहाँ पर अगर सेल डैमेज हो जाते हैं तो उसे न्यू वन सेल जो होते हैं वो रिप्लेस कर देते हैं। बेस्ट एग्जांपल यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का अमीबा, जो कि बहुत ही फैमिलियर है और सब बच्चे जानते हैं अमीबा के बारे में। प्रीवियस क्लासेस में भी अमीबा के बारे में हमने पढ़ा होगा, आगे और भी डिस्कस करेंगे हम अमीबा के बारे में। और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म आप कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर ह्यूमन लिखा हुआ, बट आप कुछ भी लिख सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स लिख सकते हो, कैट, डॉग, रैट, जितने भी कॉम्प्लेक्स टाइप के आपको ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स में हो और चाहे वो एनिमल हो, उन सबको आप मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में रख सकते हैं। We'll meet in next lecture. I'll discuss another topic of this chapter in my second lecture. If you want to see the second lecture, you can click the link which I have given in the description box. Thanks for watching. Bye bye students.